नमस्कार बच्चों। आज हम 7वीं कक्षा की हिंदी एनसीईआरटी बुक वसंत के 19वें अध्याय आश्रम का अनुमानित व्यय नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में बेटा हमें यह सिखाया गया है कि हमें जो है खर्च करने के लिए सबसे पहले बजट बनाना चाहिए और बजट किस तरह से बनाना चाहिए, अर्थात हमारे पास जो पैसे हैं उनका कैसे उपयोग करना चाहिए, वही इस पाठ में बताया गया है। इस पाठ के लेखक हैं बेटा मोहनदास करमचंद गांधी। यहाँ पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं यह किसकी है? यह मोहनदास करमचंद गांधी जी की है। मोहनदास करमचंद गांधी जी राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। उन्होंने देश की आज़ादी में विशेष योगदान दिया था। भारत छोड़ो जैसे आंदोलन भी उन्होंने ही चलाया था और उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की जिसका नाम था साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम खोलने से पहले उन्होंने एक बजट बनाया कि उस पर कितना खर्च लगेगा। व्यय का अर्थ होता है बेटा खर्च, कितना खर्च आएगा उसका इन्होंने अनुमान लगाया और अपने डायरी में लिखा। तो उसी लेख का एक अंश आपको पढ़ना है इस पाठ में। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी जी शुरुआत करते हैं। आरंभ में संस्था में 40 लोग होंगे। कुछ समय में इसकी संख्या 50 हो जाने की संभावना है। जब मोहनदास करमचंद गांधी जी सबसे पहले आश्रम खोलते हैं तो ये मानते कि चलते हैं कि आरंभ में जब आश्रम खुलेगा तो उसमें 40 लोग होंगे, लेकिन 50 भी हो जाने की संभावना है। जब हम कोई भी बजट बनाते हैं बेटा तो उसमें 10 5 ऊपर नीचे संख्या जोड़ लेते हैं, क्योंकि संख्या घट भी सकती है और संख्या बढ़ भी सकती है। तो इसलिए इन्होंने वो अनुमान लगाया। हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना है। इसमें 3 या 5 सपरिवार होंगे, इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होना चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सकें और शेष एक साथ। यहाँ पर इन्होंने आगे क्या बताया कि आश्रम में 50 या 40 लोग तो हो ही सकते हैं, इसके अलावा हर महीने 10 अतिथि भी आएंगे, क्योंकि जब आश्रम होता है तो वहाँ पर मेहमान लोग भी आया जाया करते हैं रुकने के लिए, और उसमें से कुछ मेहमान ऐसे होंगे सपरिवार। सपरिवार का मतलब बेटा कि जो अपने पति पत्नी और बच्चों के साथ होंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं? सपरिवार। तो हमें ऐसा स्थान की व्यवस्था करने की ज़रूरत है कि जिसमें परिवार वाले लोग भी रह सकें। इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर हो। मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्र में बने तो सब लोगों के लायक हो जाएगी। अब इन्होंने सबसे पहले घर बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होगी बेटा? ज़मीन की। तो ज़मीन इन्होंने कितना बताया कि 50,000 वर्ग फुट का क्षेत्रफल की ज़मीन हो और उसमें 3 रसोई घर हो। इसके अलावा 3000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियां होनी चाहिए, क्योंकि आश्रम में बेटा पढ़ाई भी होती है, तो पढ़ाई करने के लिए पुस्तक भी रखी जानी चाहिए और पुस्तक के लिए क्या चाहिए? अलमारियां चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने अलमारियों का भी अपने बजट में स्थान दिया। यह घटना उस समय की बेटा जब महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर गांधी जी अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना, उसके प्रारंभिक सदस्यों, सामान आदि का विवरण इस पाठ में है। पहले गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहते थे, वहाँ से 1915 ईस्वी में भारत लौटे थे और जब भारत लौटे तो उन्होंने गुजरात में साबरमती नामक स्थान पर एक आश्रम बनाया। तो उसी समय का यह विवरण है, मतलब उसी समय का यह लेखा जोखा है। कम से कम 5 एकड़ ज़मीन खेती करने के लिए चाहिए। अब देखिए बेटा, आपके पास आश्रम बनाने के लिए जगह हो गई, लेकिन खेती करने के लिए भी ज़मीन चाहिए, क्योंकि अगर आप खेती नहीं करेंगे तो अनाज कहाँ से उपजाएंगे? उस समय हमारा देश गुलाम था, तो उस समय अंग्रेज़ों के अधीन था। तो हमारे जो भारतीय थे वो स्वतंत्र होना चाहते थे, वह अपने आत्मनिर्भर बनना चाहते थे और जो आश्रम में रहेंगे वह खेती बाड़ी का भी काम करेंगे, क्योंकि कोई बैठ के तो खाएगा नहीं बेटा। वहाँ पे जो मेहमान आएंगे उन्हें भी खिलाने के लिए अनाज चाहिए, तो उसके लिए क्या चाहिए? खेत चाहिए। कितने खेत चाहिए? कम से कम 5 एकड़ खेती करने के लिए ज़मीन चाहिए, जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सकें। इतने खेती के औजार चाहिए। इनमें कुदालियों, फावड़ों, खुरपों की ज़रूरत होगी। बढ़ई गिरी के लिए निम्नलिखित औजार भी चाहिए।
5 बड़े हथौड़े, 3 वसूले, 5 छोटी हथौड़ियाँ, 2 एरन, 3 बम, 10 छोटी बड़ी छीनियाँ, 4 रंते, 1 सालनी, 4 केतियाँ, 4 छोटी बड़ी बेधनियाँ, 4 आरियाँ, 5 छोटी बड़ी सणसियाँ, 20 रतल कीलें छोटी और बड़ी, 1 मोगरा, मोची के औजार। अब यहाँ पर इन्होंने बताया कि आश्रम खोलने के लिए क्या चाहिए। सबसे पहले आश्रम के लिए ज़मीन चाहिए और खेती करने के लिए ज़मीन चाहिए, और खेती इतनी हो कि जिसमें 30 लोग खेती का काम कर सकें, क्योंकि आश्रम में कुल मिला के 50 लोग रहेंगे, तो 10 लोग या 20 लोग जो हैं बाकी तो रसोई का भी कुछ लोग काम करेंगे ना बेटा। इसलिए उन्होंने कहा कि 30 लोग कम से कम खेती का काम कर सकें। और इसके अलावा बढ़ई गिरी का भी सामान, क्योंकि जब मकान बनेगा, आश्रम बनेगा, तो उसमें बढ़ई की ज़रूरत पड़ेगी। दरवाजे कौन बनाएगा और अलमारियाँ कौन बनाएगा? बढ़ई बनाता है ना। तो बढ़ई के लिए बढ़ई वाले हथियार, ये जो हथियार दिए गए हैं ना, यहाँ छोटी बड़ी छेनियाँ, रंदे, ये सारे बढ़ई के हथियार हैं। इनसे बढ़ई जो है फर्नीचर का सामान अर्थात लकड़ी का सामान बनाएगा, जैसे कुर्सी, मेज और अलमारी, दरवाजे, ये सब बनाने के लिए बढ़ई के हथियार की भी आवश्यकता होगी। अब आगे क्या बताते हैं। मेरे अनुमान से इन सब पर 5 रुपया खर्च आएगा। अब जितनी ये सारी चीज़ें थी अर्थात ज़मीन और बढ़ई गिरी के सामान, इस पर कितना खर्च आएगा? कुल 5 रुपया। 5 रुपये बेटा आज कहने में हमें बहुत ही आसान लग रहा है, लेकिन उस समय 5 रुपये की कीमत 50,000 के बराबर थी, आज़ादी के पहले। तो रसोई घर के लिए आवश्यक सामान 150 रुपये खर्च आएगा। और रसोई घर के लिए कितना आएगा खर्च बेटा? 150 रुपया। स्टेशन दूर होगा तो आसन, तो सामान हो या मेहमान को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। मैं खाने का खर्च 10 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ। मैं नहीं समझता कि हम इस खर्च के पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपये आएगा। यहाँ पे इन्होंने बताया कि उस समय बेटा आवागमन के संसाधन इतने अधिक गाड़ी मोटर नहीं थे। उस समय आवागमन के संसाधन क्या थे? बैलगाड़ी था और इसके अलावा इक्का था। तो ये बताते हैं कि मेहमान स्टेशन पे जब आएंगे तो उन्हें लाने के लिए हमें एक बैलगाड़ी की भी आवश्यकता होगी। इसके अलावा प्रति व्यक्ति, जितने भी उसमें व्यक्ति रहेंगे, 10 रुपया प्रति व्यक्ति मासिक खर्च आएगा। और औसतन 50 लोगों का खर्च कितना होगा? 6,000 रुपये। तो हम पहले मंथ में नहीं निकाल पाएंगे, अर्थात जो भी उसमें रहने के लिए आश्रम में जाता है तो वो अपने खाने का पैसा अदा करके आता है, तो इससे आश्रम का खर्च निकलता रहता है। लेकिन ये कहते हैं कि पहले वर्ष तो हमें लागत लगानी ही पड़ेगी, क्योंकि जब हम कोई भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो हमारे पास पूंजी होना चाहिए, क्योंकि बिना पूंजी के हम किसी भी कार्य की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। अब आगे क्या बताते हैं। मुझे मालूम हुआ कि प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में एक प्रयोग 1 वर्ष किया जाए। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए। मेरी मांग तो यह भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी ज़मीन और मकान सभी दे दे, बाकी खर्च मैं कहीं या किसी दूसरी तरह से जुटा लूँगा। अब चूँकि विचार बदल गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का खर्च, इससे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष की खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार ना हो तो ऊपर बताए गए खाने के खर्च का इंतज़ाम मैं कर सकता हूँ। चूँकि मैंने खर्च का यह अनुमान जल्दी में तैयार किया है, इसलिए संभव है कि कुछ मदें मुझसे छूट गई हों। इसके अतिरिक्त खाने का खर्च के अलावा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है, इसलिए मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती हैं। यह देखिए बेटा, जब महात्मा गांधी जी अहमदाबाद में आश्रम स्थापना करना चाहते हैं तो उन्होंने जो बजट बनाया कि रसोई के लिए घर चाहिए और इतने आदमी रहेंगे, इतनी ज़मीन चाहिए, लेकिन कहते हैं कि मुझे स्थिति के बारे में जानकारी नहीं है, अर्थात वह अहमदाबाद में रहे नहीं है, इसलिए उन्हें नहीं पता है कि और किस चीज़ की आवश्यकता हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कुछ मदें, मतलब ज़रूरत की चीज़ें, वस्तुएं, कुछ वस्तुएं मुझसे छूट गई हों, तो मैं उसके बारे में यहाँ पे नहीं कह पाया हूँ, तो खर्च और घट सकता है या बढ़ सकता है। तो महात्मा गांधी जी के पास इतने पैसे होते नहीं हैं। वो कहते हैं कि अगर अहमदाबाद के लोग ज़मीन दे दें
और रसोई घर के लिए दे दें तो शायद मैं खर्च का जो बोझ है वह मैं अपने पास से उठा सकता हूँ, किसी तरह से मैं व्यवस्था कर लूँगा। यदि अहमदाबाद सब खर्च उठाए तो विभिन्न मदों में खर्च इस तरह होगा। अगर मान लीजिए अहमदाबाद जितना भी इन्होंने बताया कि वह ज़मीन भी दे दे और लोगों के रहने के लिए व्यवस्था कर दे, पढ़ाई के लिए जो खर्च आए हैं वो भी दे दे, तो बाकी खर्च क्या बचेगा? किराया, बंगला, खेत की ज़मीन। बाकी खर्च क्या बचा कि बंगला खरीदेंगे, अभी तो घर बना नहीं सकते, तुरंत वहाँ से आ रहे हैं, तो इसके लिए एक बंगला लेंगे, किराया देना पड़ेगा उसका, और खेती के लिए ज़मीन। किताबों की अलमारियों का खर्च, बढ़ई के औजार, मोची के औजार पे ये सारे खर्च होगा। यहाँ पर देखिए घरेलू सामान की यहाँ पर इन्होंने लिस्ट दे रखी है। घरेलू सामान में क्या क्या चाहिए? 4 पतीले, 40 आदमियों का खाना बनाने योग्य 2 छोटी पतीलियाँ, 10 आदमियों के योग्य 3 पानी भरने की पतीले, तांबे के कलश, 4 मिट्टी के घड़े, 4 तिपाइयाँ, 1 कड़ाही, 1 रतल खाना पकाने योग्य, 3 कलछियाँ, 2 आटा गूँथने की परातें, 1 पानी गर्म करने का बड़ा पतीला, 3 केतलियाँ, 5 बाल्टियाँ नहाने खाने। ये जितने भी यहाँ पर दिए गए ये सारे घरेलू सामान है बेटा। उस समय हमारे जो खाना बनते थे वह चूल्हे पर बनता था और बहुत लोगों का खाना बनता था तो वो पतीले में बनाया जाता था। उस समय कुकर नहीं हुआ करता था, पतीले बड़े बड़े होते थे, उसमें खाना बनाया जाता था। और इसके अलावा गर्मी में पानी ठंडा रहे इसके लिए घड़े का प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पर इन्होंने पूरे घरेलू सामान की लिस्ट इसमें दी है। यह लिस्ट कब तैयार की गई थी? 11 मई 1915 को। इसके अलावा चौकी का सामान, एक बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, वो किसके लिए? वह यात्रियों को लाने के लिए, जो मेहमान हैं उनको लाने के लिए। और 1 वर्ष के लिए खाने का खर्च, 1 वर्ष खाने के लिए खर्च इन्होंने कितना अनुमान लगाया था? 6,000 रुपया। मेरा ख्याल है कि हमें लुहार और राजमिस्त्री के औजारों की भी ज़रूरत होगी, दूसरे बहुत से औजार भी होने चाहिए, किंतु इस हिसाब से मैंने उनका खर्च और शिक्षण संबंधी सामान का खर्च शामिल नहीं किया है। शिक्षण के सामान में 5-6 देसी हथकरघों की आवश्यकता होगी। इसके अलावा हथकरघा हाथ से बनाई जाने वाली वस्तुएं। उस समय गांधी जी जो थे वो स्वयं सूत काट के पहनते थे, चरखे से सूत काटते थे, तो वो बताते हैं कि 5-6 देसी हथकरघा, ताकि लोग सूत काट सकें और अपना वस्त्र स्वयं बुन सकें, इसकी भी ज़रूरत होगी। तो ये बेटा मोहनदास करमचंद गांधी का अनुमानित व्यय था, एक अनुमान था कि आश्रम बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पे देखिए पाठ से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, हमारे यहाँ बहुत से काम लोग खुद नहीं करके किसी पेशेवर कारीगर से करवाते हैं, लेकिन गांधी जी ने पेशेवर कारीगरों के उपयोग में आने वाले छेनी, हथौड़े, वसूले इत्यादि क्यों खरीदना चाहते होंगे? गांधी जी पेशेवर कारीगर काम में आने वाले हथियार को इसलिए खरीदना चाहते होंगे क्योंकि वह चाहते थे कि सभी को सब काम आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा, उन्हें सिखाया जाएगा, ताकि वह आश्रम की सारे काम खुद कर सकें। दूसरा प्रश्न, गांधी जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस सहित कई संस्थाओं व आंदोलनों का नेतृत्व किया था। उनकी जीवनी या उन पर लिखी गई किताबों के उन अंशों को चुनिए जिनसे हिसाब किताब के प्रति गांधी जी की चुस्ती का पता चलता है। यहाँ पर बेटा गांधी जी के ऊपर जो भी किताब लिखे गए हैं वो आप ढूंढ करके पढ़ेंगे, लाइब्रेरी में देखेंगे कि बाबू पे बहुत सारी किताबें हैं, आप वहाँ से ढूंढ के पढ़ेंगे और इसका उत्तर लिखेंगे। तीसरा प्रश्न बेटा, मान लीजिए आपको कोई बाल आश्रम खोलना है, इस बजट की प्रेरणा लेते हुए उनका अनुमानित बजट बनाइए। इस बजट में दिए गए किन किन मदों पर आप कितना खर्च चाहेंगे, नई मदों को जोड़ना या हटाना चाहेंगे? मान लीजिए आपको बाल आश्रम मतलब बच्चों का आश्रम, जब बच्चों का आश्रम खुलेगा तो उसमें कुछ नई मदें जुड़ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बताया ना पुस्तकालय खोलना है, तो छोटे छोटे बच्चों के रहने के लिए छोटी छोटी तिपाइयाँ भी बनवानी पड़ेंगी। इसके अलावा आया भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब बच्चे हैं तो अपने से सारा काम नहीं कर सकते हैं, तो वो घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। इसके अलावा पांचवा प्रश्न, इस अनुमानित बजट को गहराई से पढ़ने के बाद आश्रम के उद्देश्य और कार्यप्रणाली के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं? इस अनुमानित बजट को गहराई से पढ़ने के बाद इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि इसमें रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर हो, अपना काम स्वयं कर सके,
ये अनुमान लगाया जा सकता है। इसका उद्देश्य यही होगा कि यहाँ पर पढ़ने की व्यवस्था हो, हथकरघा अर्थात अपना काम स्वयं लोग करें, लघु उद्योग भी यहाँ पर खोला जाना चाहिए। ये सारे अनुमान लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा देखिए भाषा की बात है। अनुमानित शब्द अनुमान प्लस इत, इत यहाँ पे प्रत्यय है। इस तरह से बेटा यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उसमें आपको प्रत्यय अलग करना है। जैसे प्रमाणित, प्रमाण प्लस इत प्रमाणित बन जाएगा। व्यवस्थित, व्यथित, व्यथा प्लस इत। इसी तरह से द्रव प्लस इत द्रवित। मुख, मुखर प्लस इत मुखरित। झंग प्लस इत झंकार प्लस इत झंकृत। शिक्षित, शिक्षा प्लस इत शिक्षित। मोह प्लस इत मोहित। चर्चा प्लस इत चर्चित। इस तरह से प्रत्यय जोड़ करके अलग करके आपको लिखना है, जिस तरह से यहाँ पर लिखा गया है। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। इसी के साथ ही यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।